आज के क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ के गुणधर्म और गुणा के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर डिफिनीशन देखे थे, डिनोशन देखे थे, आयोटा के पावर का मान निकाला था, ऑपरेशन देखे थे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वालिटी देखे हुए थे। आज हम जोड़ के गुणधर्म देखेंगे और गुणा के गुणधर्म देखेंगे कि आखिर कौन कौन से गुणधर्म होते हैं जोड़ और गुणा में। इन सभी की चर्चा आज इस क्लास में होगी। अगर पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं, पिछले क्लास के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन सब बताया गया है। हम आगे पढ़ते हैं, यह दूसरा क्लास है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है, जोड़ के गुण क्या क्या होते हैं। हमने एक्ट में पढ़ा हुआ था क्लोजर लॉ अर्थात संवारक नियम, कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ सहचर्य नियम। वहीं आज जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या में वो लागू होते हैं कि नहीं, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर लॉ। संवारक नियम क्या होता है? संवारक नियम समझिए, दो रैशनल नंबर लिए और उसे जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ हम जोड़ के नियम पढ़ रहे हैं तो इसे जोड़ दिए, तो अगर रैशनल नंबर ही प्राप्त हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ। अर्थात मान लीजिए कि दो आदमी एक दूसरे से मिलते हैं और उनसे जो कुछ बनता है, जैसे कि मान लीजिए दो आदमी का शादी होता है, तो उनसे अगर पैदा आदमी इंसान ही होता है, माने आदमी ही जन्म लेता है, तो क्या होगा, तो वह संवारक नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक और दो दोनों एक प्राकृतिक संख्या है और जोड़ रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है, यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या प्राकृतिक संख्या संवारक नियम का पालन करता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी संवारक नियम का पालन करता है। देखते हैं, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, यहाँ बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, मैंने यह C में है। Z1 एंड Z2 यह C में है, यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर Z1 प्लस Z2 अगर यह भी बिलोंग्स कर जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब यह क्लोजर लॉ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हमने क्या देखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं Z1 और Z2, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, इसमें भी रियल पार्ट है और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आयोटा है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ रहे हैं तो तीसरा जो प्राप्त हो रहा है वह भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो अर्थात क्या, सम्मिश्र संख्या को जोड़ने पर सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही है तो वह क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो यह क्या, तो इसलिए सम्मिश्र संख्या माने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। अब हम समझ गए कि क्लोजर लॉ क्या होता है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉलो करता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, मान लीजिए दो संख्या ले लीजिए 3 प्लस 4, यह जोड़ के नियम है, इसलिए 3 प्लस 4 अगर बराबर 4 प्लस 3 हो जाए तो इसे ही कहते हैं यह कम्यूटेटिव नियम फॉलो कर रहा है। अर्थात क्या, जो पहले है वो बाद में चला जाए, जो बाद में है वो पहले चला है। अब बराबर हो जाए तो यह क्रम विनिमय नियम पालन करता है। अब हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जोड़ का।
तो देखते हैं, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 और Z2, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। अगर यह दोनों बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं, LHS से शुरू करेंगे। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ जोड़ से हम जानते हैं कि रियल पार्ट के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ता है। तो इस तरह हम देख लिए। अब यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं A2 प्लस A1, क्योंकि हमें 8th में ही हम जान चुके हैं कि रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जोड़ के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो वहाँ से हो जाएगा यह बदल देंगे और यहाँ भी बदल देंगे। अब हो जाएगा B2 प्लस B1। कहाँ से? तो यह हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ ISC में ना हमें नया नंबर मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर यहाँ दिख रहे हैं। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यह जो पहले वाला है उसको मिलाकर लिख दिया, अब जो बाद वाला है उसको मिलाकर लिख दे रहे हैं। अब देखिए यह Z1 था, यहाँ Z1, यह था Z2, यहाँ Z2 है और उधर वाला है Z1। तो अब लिख देंगे Z2 प्लस Z1। अब देखिए LHS क्या था? Z1 प्लस Z2 और RHS Z2 प्लस Z1। तो दोनों बराबर हो गया, तो अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम विनिमयता नियम का फॉलो करता है। अब देखेंगे अगला नियम, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन है अभी इसी में ही है, बाकी और कम्यूटेटिव हो गया। अब है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हम देखेंगे आगे। हमने क्लोजर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ देख लिया था, अब देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ के सहचर्य नियम क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या, जैसे हमने 8th में पढ़ा हुआ था सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या था? यहाँ मान लीजिए 3 है, आप प्लस 4 और प्लस 5, 3 शब्द अगर लिख दीजिए और 2 को एक बार जोड़िए और बराबर। अगर इस तरह से हो जाए 3 प्लस कोष्ट 4 प्लस 5, अगर यह एक दूसरे के बराबर हो जाए तो समझ जाइएगा कि यह सहचर्य नियम को पालन कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो नहीं पालन कर रहा है। तो जैसे कि इसमें देखेंगे तो पहले 7 लिखते हैं और उसके बाद 5 और उसके बाद 3, इस तरह से करके। तो यह हम 8th में देख चुके थे कि रियल नंबर सहचर्य नियम को पालन करता है, जोड़ का सहचर्य नियम पालन करता है। अब वहीं देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ का सहचर्य नियम पालन करता है या नहीं, यही देखेंगे इसमें। यह मत समझ लीजिएगा कि हर एक ऑपरेटर, जैसे कि इसे ऑपरेटर बोलते हैं, तो हर एक ऑपरेटर सहचर्य नियम को पालन करता है, नहीं। आप अगले क्लास में पढ़ेंगे 12th में, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी ऑपरेटर आएंगे जो सहचर्य नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इस सब को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ 3 लिए थे तो अब यहाँ 3 ही लेंगे। तो जैसे पहले में 2 था तो 2 लिए थे, अब यहाँ 3 लेंगे। मान लीजिए Z1, Z2, Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 बराबर यहाँ हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हैं, Z1, Z2 और Z3। अब यहाँ देखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। Z1
प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर कोष्ट Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। अगर यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी सहचर्य नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं। अब देखते हैं LHS बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहाँ लिख दिए Z1 Z2 और Z3 लिख दिए हैं। अब देखिए इतना लिख दिए। अब यह इसी तरह यह बाहर है तो इसी तरह A1 प्लस आयोटा B1 और यह अंदर है तो यह अंदर है तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे A1 प्लस A2 रियल पार्ट एक साथ जुड़ जाएगा और प्लस आयोटा इंटू B1 प्लस B2। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जोड़ के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से जुड़ जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है A1 है और यहाँ A1 प्लस A2 तो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ A1 प्लस A2 और प्लस A3 आयोटा इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3 यहाँ इस तरह से आ गया। LHS बराबर इतना आ गया। अब हम LHS बराबर RHS दिखाना है। हम RHS को भी एक साथ ला करके और यह दोनों बराबर हो जाएगा तब भी लिख देंगे कि यह इसके बराबर है तो यह प्रूव हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ अकेले आ रहा था A1, अगर इन दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं इसको छोड़ दे रहे हैं तब भी आ जाएगा यह। तो हम LHS को लिख लिए, अब RHS को लिखेंगे तो आसानी होगा तो इसलिए हम RHS वाले को लिखते हैं। RHS बराबर क्या है A1 प्लस आयोटा B1 यहाँ तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लिख दे रहे हैं। अब जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ के नियम लगा देंगे रियल पार्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, LHS में जो था A1 प्लस A2 प्लस A3 रियल पार्ट वहीं आ गए RHS में, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट था वहीं आ गया इसमें भी इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह LHS बराबर RHS बराबर हो गया। तो अर्थात क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ के नियम का पालन करता है। अब देखेंगे आगे, देखिए जोग का तत्समक क्या होता है और तत्समक का अर्थ क्या होता है। तत्समक का अर्थ होता है जैसे कि जोग का देख रहे हैं तो जोग के रूप में देखेंगे, मल्टीपल के रूप में देख रहे हैं तो मल्टीपल के रूप में देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ जोग के रूप में देख रहे हैं, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी जोगात्मक तत्समक क्या है, यह क्या होता है, माने किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसके मान में परिवर्तन न हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 है तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि बराबर 1 आए। मान लीजिए यहाँ 2 है तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 2 आए। इसे ही हम तत्समक कहते हैं। तत्समक का अस्तित्व है, यह होता है या नहीं होता है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम अभी असली जानते हैं कि इस संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो
उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी का मान कितना होता है 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को कैसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0 आयोटा, यह भी 0 हो गया। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0 आयोटा अर्थात 0 ही जोग का तत्समक होता है, वह कॉम्प्लेक्स नंबर में हो या किसी भी संख्या में हो, क्योंकि 0 को ही जोड़ने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए हमने यहाँ पहले 4 प्रॉपर्टीज एडिशन के पढ़ लिए थे, अब 5वां है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यह क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यह जोड़ में है तो जोड़ के रूप में देखेंगे। इस तरह इनवर्स का मतलब समझते हैं। इनवर्स माने प्रतिलोम उल्टा। अब उल्टा किसका, मान लीजिए एडिशन का के रूप में है तो एडिशन का जो आइडेंटिटी आया था माने 0 आया था, तो अब उस संख्या में किस संख्या को ऐड किया जाए कि उसका मान 0 हो जाए, उसे ही कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। माने इनवर्स का मान वही होगा, उसका प्रतिलोम वही हो जाएगा सब अंक। अब मान लीजिए यहाँ 3 है, अब 3 में क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए, क्या जोड़ेंगे अब, तो यहाँ देखिए यहाँ -3 जोड़ना पड़ेगा तो अब 0 होगा। इसी तरह देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। Z बराबर आयोटा भी मान लिए। अब एडिटिव इनवर्स का हम एडिटिव आइडेंटिटी का तो मान जानते हैं क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ Z में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 0 हो जाए, प्लस -Z। डायरेक्ट बात है कि -Z जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अर्थात हमें पूछे कि Z का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो -Z हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह हम जोड़ के रूप में देख रहे हैं, यहीं गुणा के रूप में देखेंगे तो बदल जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो संख्या है उसके पहले माइनस लगा दे तो वह एडिटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया 3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ माइनस से गुना कर देंगे का एडिटिव इनवर्स। क्या होगा, तो यहाँ -3 + 4 आयोटा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -3 - 4 आयोटा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख लिए, अर्थात जोड़ के पूरे गुणधर्म देख लिए। पहले कौन से देखे क्लोजर, उसके बाद कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद देखे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से रूल होते हैं। हमने इसके पहले जोड़ के गुणधर्म देखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ के गुणधर्म देखे थे। अब क्या देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणन के गुणधर्म, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यह देखेंगे, इसमें भी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ अर्थात क्या, मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका गुणनफल भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो रहा है तो वह क्या गुणन का क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा है, अर्थात सम्मिश्र संख्या का गुणन क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लोजर लॉ को हिंदी में संवरक नियम कहते हैं। मान लीजिए Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 बराबर यहाँ देख लिए हम कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो Z1 बराबर यह मान लिए हैं। अब देखेंगे कि क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ अर्थात क्या Z1 × Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जा रहा है तो वह भी क्या होगा क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। यही देख रहे हैं Z1 × Z2 लिख दे रहे हैं बराबर। हमने इसके पहले ऑपरेशन में जो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन आया हुआ था तो उसमें क्या आया था, यहाँ लिख दे रहे हैं इंटू A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2।
हम पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणा पढ़ चुके हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। तो क्या मान प्राप्त हुआ था, a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2, इसका रियल पार्ट प्राप्त हुआ था, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस आयोटा। अब यहाँ प्राप्त हुआ था हमें क्या, a1 इंटू b2 अब प्लस, अब क्या यहाँ a1 इंटू b2 प्राप्त हो गया, तो अब a2 इंटू b1। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो अर्थात क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। हम अगला नियम देख रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़े थे, जैसे कि एडिशन लॉ में हम कम्यूटेटिव लॉ देखे थे, उसमें क्या था, जोड़ में पलट दिए थे, तो यहाँ गुणा में पलट देंगे। मान लीजिए Z1 एवं Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, Z1 इंटू Z2 अगर बराबर हो जाए Z2 इंटू Z1 के, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, एक का गुना कर लेंगे, उसके बाद दूसरे के भी गुना करके देख लेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, नहीं हुआ तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जिस तरह हम वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के नियम में देख रहे थे, प्रूफ किए थे, उसी तरह यहाँ हम गुना के रूप में जहाँ वहाँ जोड़ कर रहे थे वहाँ यहाँ गुना कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। जिस तरह से हम उधर प्रूफ किए थे ना, उसी तरह इधर हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन यह जान लीजिए कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सारी संख्याएँ समझ लीजिए कि क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं। तो यह कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करें। आपको एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं में आंसर होगा, तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो यह करता है। यहाँ नहीं तो गुना करके आप देख सकते हैं, गुना कर कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला, एसोसिएटिव लॉ। देखिए इसके पहले हमने क्या, मल्टीप्लिकेशन के क्लोजर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ देख लिए हैं। अब देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हम पहले ही वीडियो में जान चुके हैं एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है। अब यहाँ गुणन का एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। मान लीजिए Z1, Z2, Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग्स करता है, तो हम क्या देखेंगे, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अगर यह दोनों बराबर हो गया तो हमें क्या, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह उसमें LHS पहले लेकर के बनाए थे, तो जितना आ गया था, तो उसके बाद मान लीजिए LHS लेकर के गुना कर रहे हैं, तो अगर सारा ये रियल पार्ट एक जगह हो गया, इमेजिनरी पार्ट एक जगह हो गया, तो वहाँ रोक देंगे। और उसी तरह RHS लेकर के बनाएंगे तो गुना करते जाएंगे, जहाँ पूरी मैंने संख्या की रियल पार्ट एक जगह हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट एक जगह हो जाएगी, तो रुक देंगे। तो हम देखेंगे कि LHS बराबर RHS आ जाएगा, तो वहाँ से हमें एसोसिएटिव लॉ भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत आसान है। यहाँ से गुना का, जैसे कि हम यहाँ सहचर्य नियम पढ़ाए थे, तो उसमें दो संख्याओं का गुणन बता ही दिए हैं, उसका फॉर्मूला लिख दिए। अगर गुणन नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछले क्लास का वीडियो है, लिंक है, तो वो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पूरा तरह से ऑपरेशन के बारे में बताया गया। ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भागा, यही होता है। तो ऑपरेशन हम बताए हुए हैं वहाँ पे। तो इस तरह हमने क्या देखा, इस तरह हमें प्राप्त कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ माने कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने देखा था कि जोड़ में आइडेंटिटी का मतलब क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी वहाँ क्या था, 0 था। यहाँ क्या होगा देखेंगे, वह जोड़ में था, यहाँ गुणन में आइडेंटिटी दिया हुआ है। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, माने सम्मिश्र संख्या का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए। तो किसी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, माने जो ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होगा, तो किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में परिवर्तन न हो तो उसका वह मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीपल के रूप में देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर वहीं जोड़ के रूप में देख रहे थे तो उसका आइडेंटिटी क्या था, माने जोड़ में देख रहे थे तो उसके मान में
कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिवर्तन ना हो, तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे, इसे मल्टीप्लिकेटिव। अब बताइए किसी संख्या में किस संख्या से गुना किया जाए कि उसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 बराबर 3, अब यहाँ गुना है, अब किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ 3 आएगा। मात्र एक ही संख्या है 1, जिससे अगर हम गुना करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। और 0 से भी करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में देखेंगे कि यह कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ z बराबर a प्लस आयोटा b1 b, हमने यह किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यह एक कॉम्प्लेक्स, अगर पूछ दे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, अब मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे किस संख्या से गुना करें। अर्थात हम देखे थे कि 1, अब 1 को सम्मिश्र संख्या में कैसे लिखेंगे, माने जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा। हम यहाँ 0 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगर 1 आयोटा लिख दे रहे हैं तो यहाँ तो 1 प्लस आयोटा गुना करेंगे तो मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए केवल 1 होता है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ इमेजिनरी पार्ट दर्शाने के लिए। यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, अर्थात प्योरली रियल नंबर है, यहाँ केवल रियल पार्ट है, तो इसलिए यह प्योरली रियल नंबर है। तो हमें यहाँ देख लिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। हम इस तरह से लिख सकते हैं z1 इंटू 1 बराबर z बराबर 1 इंटू z। आइडेंटिटी क्या है, z का आइडेंटिटी 1 है, क्योंकि 1 ही से गुना करने पर इसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखेंगे आगे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था, तो इसमें इन्वर्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे। अर्थात इन्वर्स का मतलब हम क्या समझाए थे, जैसे कि जो ऑपरेटर हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था, इसके पहले क्या था, एडिशन ऑपरेटर था, तो उसमें एडिशन में क्या था, एडिशन का तत्समक क्या था, एडिशन का माने आइडेंटिटी 0 था। तो किस संख्या को जोड़ा जाए कि मान 0 प्राप्त हो, और इसमें क्या है, आइडेंटिटी 1 है। तो अब इसमें किस संख्या से गुना किया जाए कि उसका मान 1 प्राप्त हो, तो हम देखेंगे कैसे होगा। अगर मान लीजिए हमें यहाँ 5 लिए हुए हैं, तो अब किस संख्या से, अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 1 लिख दिया। अब किस संख्या से गुना किया जाए कि यहाँ इसका मान 1 होगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट हम ये 1/5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z बराबर a प्लस आयोटा b। अब इसमें हम किस संख्या से गुना करेंगे कि, अब यहाँ देख z इंटू 1, अब हम किस संख्या से गुना करें कि मान प्राप्त हो, डायरेक्टली हम जानते हैं 1/z, तो यहाँ क्या होना चाहिए, z बराबर नहीं 0, नहीं तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं, तब 1/z का मान निकाल लेंगे, वहीं क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, माने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा a प्लस आयोटा b का। तो मान लीजिए z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो 1/z बराबर क्या होगा, 1/a प्लस आयोटा b। अब देखिए हम नीचे आयोटा तो रख नहीं सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम हर प्रमेयीकरण करेंगे। अब देखिए यहाँ a प्लस और a प्लस b या a माइनस b इंटू के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो a² माइनस आयोटा का स्क्वायर b²।
और बराबर क्या होगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आयोटा भी लिखेंगे। अब देखिए इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट अर्थात इस पर अगर इस तरह रेकरिंग दे दे तो क्या हो जाएगा, केवल आयोटा माइनस आयोटा से, आयोटा के बदले क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, अर्थात ए माइनस आयोटा बी। इसी को मान लीजिए इसका कॉन्जुगेट यह हो गया। इसी तरह अगर 2 प्लस आयोटा 4 आयोटा हो जाए तो इसका कॉन्जुगेट अगर पूछ दे तो क्या होगा 2, केवल यह चिन्ह आयोटा के जगह वाला बदलेगा तो 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। तो इसी तरह तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी का रेकरिंग अपॉन, तो इसको रेकरिंग नहीं यहाँ कॉन्जुगेट कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख लिए कि ये जेड का एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z बराबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी का रेकरिंग अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह प्राप्त हो। अगर हमें पूछ दे 5 प्लस 6 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, अब यहाँ क्या पूछा हुआ है 5 प्लस 6 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। यहाँ 5 एक जगह पर क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। अब प्लस तो यहाँ रेकरिंग है तो यहाँ मान लीजिए प्लस 6 आयोटा, इसको रेकरिंग दे देंगे। और यहाँ 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए बी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रेकरिंग हटाएंगे तो 5 माइनस 6 आयोटा, अब 25 और 36 कितना होगा 61 होता है, यही आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या 5 प्लस 6 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा अपन 61। इस तरह से आप समझ गए। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात बंटन, किस तरह बांटते हैं, वितरण कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लव यह क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है बांटना, वितरण। तो मान लीजिए यहाँ क्या है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो हम इसको कैसे बांटेंगे, तो इसका पहले वाला है उसके साथ गुना कर देंगे Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, यह इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हो गया। अब हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, चलो मिटाओ। हम शुरू से रिवाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सामान्यतः जेड से निरूपित करते हैं। इसका जनरल फॉर्म जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा बी। इसमें ए रियल पार्ट हो गया और बी इमेजिनरी पार्ट हो गया। जो आई के साथ आयोटा के साथ रहता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और जो इस तरह रहता है उसे रियल पार्ट कहते हैं। हमने इसके ऑपरेशन में देखा था इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या था, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर हो तो उसका रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट Z1 बराबर Z2 है तो दोनों क्या होगा, रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट बराबर होगा Z2 के रियल पार्ट का। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं। इक्वालिटी इस तरह था, एडिशन में क्या था,
एडिशन, अगर Z1 प्लस Z2 हो तो इसमें रियल पार्ट के साथ जुड़ रहा था और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ रहा था। अब इसके बाद एडिशन के बाद हम क्या देखे थे, सब्सट्रैक्शन। तो उसी तरह था, रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटेगा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटेगा। अब यहाँ गुणा के रूप में क्या था, इस तरह मान लीजिए Z1 बराबर इतना है, Z2 बराबर इतना है, तो Z1 इंटू Z2 बराबर क्या था, यह था A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, A1 इंटू A2 इंटू B1 इंटू B2 था। अपॉन इसमें कुछ नहीं आता है, यहाँ कर दीजिए, छोड़ा ना पता। जो गुणन में फॉर्मूला आया था वह याद कर लेंगे और भाग में जो फॉर्मूला आया था वह याद कर लेंगे। आज हमने क्या पढ़ा था, क्लोजर लॉ। ये एडिशन में भी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है, उसी तरह क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ भी एडिशन में फॉलो किया गया था, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया था। उसके बाद था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन में फॉलो किया था और मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ दो इम्पोर्टेंट था हमें, क्या क्या था, एक था तत्समक आइडेंटिटी और दूसरा था इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, अर्थात कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या में परिवर्तन ना हो, अर्थात 0 था, 0 प्लस 0 आयोटा अर्थात बराबर 0। और वहीं एडिशन में तो आइडेंटिटी 0 था और एडिटिव इनवर्स क्या था, एडिटिव इनवर्स, अर्थात किस संख्या को जोड़े कि इसका मान 0 प्राप्त हो। तो डायरेक्ट अगर z था तो माइनस z का, अगर z का एडिटिव इनवर्स देखे तो माइनस z था। तो इस तरह हमने, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही दोनों अलग अलग था। चलो, यहाँ हमने गलती से लिख दिया था आइडेंटिटिव, तो यहाँ आइडेंटिटी होगा। अब एडिटिव इनवर्स माइनस डायरेक्ट लगा देते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा जनरल फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर संख्या परिवार का दादा है, तो वह अगर इस तरह उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगा तो सबका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसी के अंडर सारी संख्याएं आती है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था। अर्थात यहाँ z दे दिए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/z। अगर 1/z लिखते हैं और इस तरह से जनरल फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर पढ़े थे a प्लस आयोटा b अगर है तो उसका रेकरिन हो जाएगा, माने कॉन्जुगेट अपन में हो जाएगा a² प्लस b²। अब कॉन्जुगेट का मतलब है यहाँ केवल आई के जगह पर माइनस आई ले लेंगे। अगर माइनस आई है तो प्लस आई, यहाँ केवल साइन चेंज होगा, इधर रियल पार्ट में नहीं होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाता है। अर्थात a माइनस आयोटा b अपॉन a² प्लस b²।
अर्थात हमें कोई संख्या a प्लस आयोटा बी के है में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने ऑपरेशन और गुणा और जोड़ के नियम देख लिए कि कौन कौन से फॉलो करता है, कौन कौन से नहीं फॉलो करता है। एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आसान है, यह था Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर क्या होगा, यह था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह हमने पढ़ भी लिया और रिवाइज भी कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मान लीजिए हमारे पास बहुत से समय IAC से मैंने 11 से 12 में जाने थे, तब तक 11th का लगभग पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा और 10th का जो क्लास चल रहा है मंडे एक और दिन मैंने गैप दे करके, जैसे मंडे को तो ट्यूसडे छोड़ दिए, वेडनेसडे, इस तरह से करके चल रहा है क्लास मैट्रिक का, वो अभी समाप्त हो जाएगा जल्द ही। तो इस तरह से अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। इस समय लॉकडाउन में तो कोई कोचिंग संस्थान चल नहीं रहा है।